जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का साइंस सेट आपके दिमाग का पूरा टेस्ट लेने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर साइंस मजबूत करना है तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस प्रैक्टिस सेट। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके 12 प्लस सही होने चाहिए। अगर 12 प्लस सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं पहले इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लिखने की कोशिश किया करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला एक विकास हार्मोन है जो मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या जड़ में बनता है और पत्तियों व कलियों तक पहुंचकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑक्सिन पौधों में लंबाई बढ़ाने और फोटोट्रांसमिट में सहायता करता है लेकिन कोशिका विभाजन में नहीं। अब्सिलिक एसिड की बात करें तो विकास अवरोधक हार्मोन है और गिबरेलिन की बात करें तो लंबाई बढ़ाने, बीज अंकुरण, फूल आने में सहायक है लेकिन कोशिका विभाजन में आ भी नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग 4.0 होती है या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित करता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व भी याद रखिएगा सीजियम है। क्या है? सीजियम है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का तत्व है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो है फ्लोरीन है और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व जो है सीजियम है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आपसे पूछा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। या सभी का यह क्वेश्चन राइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त समूह ओ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, विशेष रूप से ओ यानी कि ओ निगेटिव रक्त समूह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें ए और बी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ए बी पॉजिटिव जो होता है, ए बी पॉजिटिव को जो है वो सर्वग्राही होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज जो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। आपसे पूछा है कि सिनेबार जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए किसका होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का, मरकरी का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HGS होता है। HGS इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग जो होता है लाल होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सीसा इसका मुख्य अयस्क गैलेना है। एल्युमिनियम इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है और तांबा इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। पारा समान ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिका की बाहरी दीवार यानी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपसे पूछा है कि पादप कोशिका की बाहरी दीवार यानी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है या कोशिका को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है।
बाकी विकल्पों की बात करें तो काइटिन कॉको की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल वॉल जो है निर्जीव होती है। सेल मेम्ब्रेन जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव की लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन मुख्य से ही प्रारंभ कर देता है। आपसे पूछा है कि मानव की लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन मुख्य से ही प्रारंभ कर देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टाइलिन एंजाइम को साइलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। साइलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन इसका पाचन पेट में पेप्सिन द्वारा शुरू होता है। वसा इसका मुख्य पाचन छोटी आंत से होता है। विटामिन इसका पाचन नहीं होता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है शरीर सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी, तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि वो पैरोटिड ग्रंथि है। पाचन की शुरुआत मुख से होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा इस प्रश्न का राइट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, या एक बाह्य अंग है और पूरे शरीर को ढकता है। औसत वयस्क में त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर और वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। त्वचा शरीर को संक्रमण, चोट, तापमान परिवर्तन से बचाती है और संवेदना अंग के रूप में भी कार्य करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यकृत यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। फेफड़े या सबसे बड़ा श्वसन अंग है। मस्तिष्क या सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है, लेकिन त्वचा से छोटा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का ऊपर उठना मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से होता है। जब पत्तियों से जल वाष्पित होता है तो पत्तियों में नकारात्मक दाब उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जाइलम में जल स्तंभ के ऊपर की ओर खींचता है। यह सहसंजन आसंजन सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोबार। आइसोबार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग होती है। दोनों की जैसे ऑप्शन अगर आपको बता दो 18 AR 40 आर्गन जो होगा, और जो बताएं 20 कैल्शियम 40, दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है पर परमाणु संख्या अलग है। 18 और 20 है। आर्गन का देखिए 18 है और कैल्शियम का 20 है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों का बराबर है, 40-40 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज 1909 में की थी। पीएच स्केल होता क्या है, तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, वह 7 से अधिक होगा तो तटस्थ होगा। अगर 7 होगा तो तटस्थ होगा और 7 से अधिक होगा वह घोल तो क्षारीय होगा। 7 से कम तो अम्लीय, 7 तो तटस्थ यानी कि न्यूट्रल, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा वह घोल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से
से जाना जाता है? आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टर ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या शरीर की अन्य अंतरास्त्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, या मस्तिष्क के आधार भाग में स्थित होती है। इससे वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन सहित कई हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि अंतरास्त्रावी तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस इसे नियंत्रित करता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन इस प्रश्न का राइट आंसर है। फाइब्रिनोजेन रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चोट लगने पर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एल्ब्यूमिन रक्त में द्रव संतुलन बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। प्लेटलेट्स भी रक्त जमने में मदद करती हैं। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में सहायक है। हीमोफीलिया में रक्त जमने की समस्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? या बहुत लोग यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए। आपसे पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूटियस मैक्सिमस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, या कूल्हे के पीछे स्थित होती है। कहां पर? तो यह कूल्हे यानी कि हिप के पीछे स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य चलने, दौड़ने और शरीर को सीधा रखने में सहायता करता है, या शरीर को संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्टेपिडियस सबसे लंबी मांसपेशी है। डेल्टोइड कंधे की मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी का जो मांसपेशी है वो स्टेपिडियस है जो कान में है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है। मांसपेशियां शरीर की गति में सहायता करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एड्स किस वायरस के कारण होता है? आपसे पूछा है कि एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV। HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो HIV की बात हो रही तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का कारण है एड्स का कारण यही होता है, यही वायरस होता है। यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। HIV मुख्य रूप से असुरक्षित रक्त संक्रमित सुई और असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। एड्स का पूर्ण इलाज अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवाओं से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इन्फ्लुएंजा फ्लू रोग का कारण है, राइनो वायरस सामान्य जुकाम का कारण है, और हेपेटाइटिस यकृत रोग से संबंधित रोग है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। HIV शरीर की टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपसे पूछा है कि कोशिका के केंद्रक की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। इसमें गुणसूत्र और आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, और लिनहॉक सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्यों के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत प्रश्न यहाँ पूछते हैं और बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की जो कुल संख्या होती है वह 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। इसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित रहती है। गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बने होते हैं।
मानव जीनोम में हजारों जीन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली को दूरबीन के विकास और उपयोग का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने दूरबीन से चंद्रमा, बृहस्पति के उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसलिए यह प्रश्न खास हो जाता है। न्यूटन के बाद में परावर्ती दूरबीन बनाई। गैलीलियो ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र है। यह धारा की दिशा और उपस्थिति बताता है। इसका उपयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को संशोधित करके एमीटर और वोल्टमीटर बनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्टेज वोल्टमीटर से मापा जाता है, प्रतिरोध ओम मीटर से मापा जाता है, ऊर्जा मापक अलग उपकरण से होता है। एमीटर क्या है, तो एमीटर जो है या धारा मापता है, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन। फ्लोएम पौधों में भोजन के परिवहन का कार्य करता है या पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है या द्विदिशीय परिवहन कर सकता है। जल का संवहन कौन करता है, तो जल का संवहन जो करता है जाइलम कार्य है। ऑक्सीजन का परिवहन पौधों में ऐसा अलग ऊतक नहीं है। जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। संवहनी ऊतक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा कि उष्मा के संवहन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन माध्यमों में होती है। आपसे पूछा है कि उष्मा के संवहन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन माध्यमों में होती है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव और गैस। द्रव और गैस इस प्रश्न का राइट आंसर है। संवहन द्वारा उष्मा का संचरण द्रव और गैसों में होता है। इसमें गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं। समुद्री हवाएं और स्थल हवाएं संवहन के उदाहरण हैं। ठोसों में संवहन नहीं होता क्योंकि उनके कण स्वतंत्र रूप से नहीं चल पाते हैं। उष्मा संचरण के 3 तरीके हैं, कौन कौन से, चालन, संवहन और विकिरण। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। गैसों में संवहन सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों ये थे आज का साइंस का शानदार प्रैक्टिस सेट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया था आपके लिए। एक एक प्रश्न रट लीजिए, आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको शर्ट पसंद आया होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ भी जो भी कुछ जानकारी चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।